सो वेलकम बैक माई चैनल सत्यम प्रिपरेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और भरपूर क्लास कर रहे होंगे। चलिए आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी काव्य खंड का जो 8वां चैप्टर है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का हम भावार्थ, उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ और कवि परिचय देखने वाले हैं। मिनिमम आपकी 10 मार्क्स तो इस क्लास को करने के बाद 10 प्लस मार्क्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस बार 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछने वाली है। इसलिए आपका 10 प्लस मार्क्स जो है कि कंप्लीट हो जाएगा अभी की आज की क्लास करने के बाद। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि 10 नंबर वाली बात है, इसको स्किप मत कीजिएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसका सारांश सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इस क्लास में, और 10 प्लस मार्क्स इस क्लास से जुड़ी हुई है। चलिए आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और हम यहाँ से अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कवि परिचय, यह जो है उषा चैप्टर काव्य खंड का क्लास 12 के हिंदी काव्य खंड का 8वां चैप्टर है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है वह 1911 ईस्वी में हुआ था और निधन जो है 1993 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1911 से 1993 शमशेर बहादुर सिंह उषा चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ से जीवन परिचय को हम देखते हैं। तो क्या है, स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। वे उषा चैप्टर के लेखक है। इनके पिता का नाम, जो हमारे शमशेर बहादुर सिंह है, उनके पिता का नाम तारिफ सिंह था और माता प्रभुदेई है। जो माता का नाम है, माता का नाम प्रभुदेई है। इनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में शुरू हुई। इन्होंने सन 1928 में हाई स्कूल, सन 1931 में इंटर, सन 1933 में बीए की परीक्षा इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। कहाँ से उत्तीर्ण की बीए की परीक्षा? तो इलाहाबाद से उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1938 में एमए, उसके बाद किंतु सन 1929 में जब इन्होंने एमए कर लिए और उसके बाद जो है आगे की शिक्षा पूरी न कर सके, एमए करने के बाद उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी न कर सके। उस जमाने में एमए करना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, तो वे एमए कर चुके, उसके बाद में आगे की शिक्षा उनका पूरा नहीं हो पाया। इनका विवाह सन 1929 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? सन 1929 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था। मैट्रिक जब एग्जाम दिए थे, मैट्रिक के समय ही इनका शादी हो गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इन्होंने सन 1928 में हाई स्कूल में जब थे, उसी समय इनका जो है कि शादी हो गया था 29 में। और उनकी पत्नी का जो नाम है धर्म देवी था। याद रखिएगा, कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है, उनकी पत्नी का नाम धर्म देवी है। उनकी शादी 1929 ईस्वी में हुआ था, जिनकी मृत्यु सन 1933 में हो गई थी। सन 1929 में उनकी शादी हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है। इनका विवाह सन 1929 ईस्वी में धर्म देवी से हुआ, जिनकी मृत्यु सन 1933 में हो गई थी। जैसे कि हमारे जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह उषा चैप्टर के लेखक, उनकी शादी 1929 ईस्वी में हुई थी। धर्म देवी उनकी पत्नी का नाम था। शादी के कुछ सालों बाद ही उनकी पत्नी 1933 ईस्वी में गुजर गई, अर्थात मर गई, उनका देहांत हो गया। आगे है श्री सिंह रूपाव कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानी के संपादक कार्य से जुड़े रहे। इन्होंने बहुत सी कहानियां जिसके संपादक से जुड़े रहे। इसके अलावा इन्होंने हिंदी उर्दू कोश का संपादन किया था। और ये सन 1981 से लेकर 85 में प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष पद पर सुशोभित करते रहे। मतलब कि जो विक्रम विद्यालय यहाँ पर प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय, उस विद्यालय के जो है यहाँ पर अध्यक्ष पद पर इन्होंने उपस्थित रहे 1981 से लेकर 1985 तक। याद रखिएगा 1981 से 1985 तक इन्होंने प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे थे 1981 से 85 तक। सन 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे जो शमशेर बहादुर सिंह, उनकी 93 में जो है कि मृत्यु हो गई थी, जैसा हमने बताया है 93 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या है? सन 1932 से 33 में लेखन कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित शुरू हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। सन 1932 से 33 में जो है इनका लिखने का कार्यक्रम, राइटिंग करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, किताब लिखने का, रचनाएं करने का, कहानी लिखने का शुरू हुआ। और सन 1951 ईस्वी में जो है कि इनकी किताबें जो है प्रकाशित होनी शुरू हो गई। और क्या क्या है जो कि प्रकाशित हुआ है, देख लीजिए। दूसरा शब्द, प्रथम जो इनका प्रकाशित हुआ है वह है दूसरा शतक, जो कि 1951 ईस्वी में। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी में। कुछ भी नहीं हूँ मैं 1975 में। इतने पास
इतने पास अपने 1980 में, उदित 1980 में, यह जो दोनों हैं इतने पास अपने उदित, यह जो है दोनों 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होर है मेरी 1982 ईस्वी में, टूटी हुई बिखरी हुई, यह जो है गजल है, याद रखिएगा क्या है गजल, गजल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, कि टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, सुकून की तलाश, यह है इनकी गजलें हैं। इसके अलावा इन्होंने डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचनाएं भी लिखी है। डायरी और विविध प्रकार के जो आलोचनाएं हैं, आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। और यहाँ पे सारांश है पाठ का, तो सारांश का हम कवि परिचय का फुल पढ़ाकर और सारांश का भी हम क्लास अपलोड कर दिए हैं। और जाकर आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा मेरे उस क्लास को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह क्लास। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो भावार्थ है, यहाँ से हम भावार्थ देखेंगे। इसी में जो है कि आपका संपूर्ण हिंदी अर्थ क्या, भावार्थ जो है वही तो हिंदी अर्थ है, भावार्थ को हम एक बार देखेंगे, वही तो हिंदी अर्थ है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग को यह पीडीएफ चाहिए तो सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। तो सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको जो भी क्लास कराई जाती है सभी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। और हाँ, 1980 से लेकर के 2021 तक का सफर जारी है। जो भी है 1980 से लेकर के 2021 में पूछेगा जो भी प्रश्न है वह सभी अपलोड हो रही है, क्लास धीरे धीरे दिया जा रहा है। लगभग 30% जो क्लास है अपलोड हो गया है, और बाकी का 70% है वो भी एग्जाम से पहले बहुत जल्द ही उसको जनवरी तक उसको अपलोड करके आपकी सिलेबस को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम रिवाइज क्लास करेंगे जनवरी से ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। क्योंकि आपकी जब प्रश्न होती है तो यहीं से दे दिया जाता है, जैसे कि 2 लाइन इससे दे दिया गया और इसका आपको अर्थ बताना पड़ता है पूरा। तो इसके बाद हम एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। प्रातः नभ या बहुत नील, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सी की, बहुत काली सी जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है, आपको एक बार और देख लेते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील की, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दिया गया। स्लेट पर जो है लाल खड़िया चाक जो है मल दिया गया। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से व्याख्या जो है हम इसकी देखने वाले हैं, इसी में आपका संपूर्ण हिंदी अर्थ छुपा हुआ है। और यहाँ से आपकी जो है कि संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव, वैसे हम ऑब्जेक्टिव का भी क्लास दिए हुए हैं, सब्जेक्टिव का भी क्लास दे दिए हैं, और हम इसका हम सारांश भी दे दिए हैं, लेखक परिचय भी संपूर्ण पढ़ाकर दे दिया है। इस शॉर्ट में हम इसको बता रहे थे लेखक परिचय। और आगे जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इसको टोटल अर्थ पढ़ाने वाले, हिंदी का टोटल अर्थ यहाँ से समझ में। तो व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रस्तुत काव्यांश सिद्धत प्रयोगवादी कवि शमशेर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से अवतरित है। किस कविता से अवतरित है? तो यह कविता जो है उषा कविता से यह अवतरित है। उषा क्या है? कविता है, कविता से यह अवतरित है, मतलब कि उषा कविता से यह लिया गया है। इसमें कवि सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र उकेलता है। जैसे कि जब सूर्य जब होता है, सूर्य जब उदय होता है, आप जब भोर में उठते होंगे लगभग 4 बजे 5 बजे के आसपास, तो जब सूर्य उदय उगता है उसकी लालिमा जो है उसके बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में बताया गया है, समझ गए। तो उसके क्या लिखा गया है यहाँ पर? उकेरता है। तो जो उकेरने के मतलब है उसके बारे में बताता है, कहता है, ठीक है। तो इसमें पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र है। जैसे जैसे यहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे सूर्य जो है उगता है, उसकी लालिमा का क्या प्रकाश है, कैसा दिखता है, काले शंख जैसा दिखता है या फिर नीले शंख जैसा दिखता है, यह सभी इसमें स्पष्ट किया गया है, ठीक है। और आगे है, इस काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। प्रातः कालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है, वह शंख के समान पवित्र है। क्या है? वह शंख के समान पवित्र है। इसको ध्यानपूर्वक फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। इस काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का
सजीवन चित्रण किया है। क्या चीज किया है? भोर के वातावरण का सजीवन चित्रण किया है। प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। जो आकाश है वह प्रातःकालीन में गहरा और नीला प्रतीत हो रहा है। वह शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। भोर अर्थात सूर्योदय के समय आकाश में हल्की लालिमा बिखर गई है। थोड़ी जब सूर्योदय होती है उसमें हल्की सी लालिमा बिखर जाती है और आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह ठंड भी नहीं है, पर सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ना चाह रही है। सूर्योदय की लालिमा है वह फूटना चाह रही है। सूर्य जो है उगना चाह रहा है, सूर्य इसी को कहते हैं फूटना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है क्या है? आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा हुआ गीला चौड़ा सा लग रहा है। जो आसमान जब भी सूर्य उदय होता है उसमें आप देखते होंगे सुबह में जो आसमान जो होता है, आसमान का वातावरण जो होता है वह थोड़ी सी हल्की सी गीली दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि घर में आंगन कैसे निपा जाता है उसी तरह थोड़ी सी गीली निपाई देती है। गीली जैसे घर में आंगन निपा जाता है उसमें कैसा थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह आपको आसमान में थोड़ी सी हल्की सी गीली दिखाई देती है। बाद में जब धूप उगता है और समय जो जैसे जैसे बीतता है 8 9 10 बजते हैं उस समय आप देखते होंगे अभी के समय में ये कितना फ्रेश हो जाता है, मतलब कि पूरा सा एकदम सूखा सा आसमान दिखता है। लेकिन सुबह के मौसम में जब देखिएगा सुबह एकदम उठकर 5 बजे 6 बजे, तो उस समय क्या 6 बजे नहीं 5 बजे लगभग आप देखिएगा 5 से 6 के बीच में, तो क्या होगा कि थोड़ी सी गीली सी प्रतीत होती है आसमान। ठीक है, और इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। जो आसमान गीली जब दिखाई देती है उससे क्या होता है, उसकी पवित्रता जो है वो झलक रहा है। भोर का दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भरा होता है। ऐसा लगता है कि गहरी काली सील को केसर से अभी अभी धो दिया गया हो अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया गया हो। कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है कि गहरी काली सील को केसर से अभी अभी धो दिया गया हो। गहरी खाली जो यहाँ पर बताया गया सील उसके केसर से अभी अभी धो दिया गया है और अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया गया। जो काली स्लेट होते हैं उस पर हम लाल खड़िया जो है मल देते हैं, तो मल दिया गया हो। कवि ने सूर्योदय से पहले के आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। कवि जो है वे राख से लिपे जो आकाश होते हैं उसके वातावरण को राख से लिपे हुए आंगन जो होते हैं उसकी तरह बताया गया है गीली सी। तो ऐसा बताने का कारण जो है, तो कवि ने ऐसा सूर्योदय से पहले के आकाश को राख से लिपे चौके समान इसलिए बताया है ताकि उसकी पवित्रता जो है पवित्रता उसको व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सकते, मतलब उसके बारे में बता सके। ठीक है, राख से लिपे चौके में कालापन एवं सफेदी का मिश्रण होता है और सूर्योदय की लालिमा बिखरने से पूर्व आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि गीला चौका पवित्र को दर्शाता है। इस काव्यांश में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण परिवेशन भी साकार हो गया है। जैसे कि यह जो है आपको यहाँ पर जो बताया गया है उस अर्थ में यह समझाया गया है कि जो आकाश जब सूर्योदय होता है उस समय जो है आकाश की लालिमा जो है वह बिखर जाती है और सुबह के समय ना आकाश एकदम गीला सा प्रतीत होता है, वह शंख की तरह बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, और जैसे कि ओस हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ना ओस, बिल्कुल ओस जब गिरता है कि आकाश गीला हो जाता है ना, बारिश होती है उससे भी आकाश गीली रहती है। लेकिन सुबह का जो मौसम होता है, आप लोग कल उठिएगा, ठीक है, अब यह क्लास कर रहे हो तो कल उठिएगा जरूर और देखिएगा कि क्या मेरा कहा हुआ यहाँ पे जो बुक में पढ़ाया गया है वह सही है कि नहीं। तो बिल्कुल सही होगा। आकाश जो है गीला की तरफ प्रतीत होता है, उसी के बारे में स्पष्ट किया, उसी सौंदर्य के बारे में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना या फिर 1-2 बार क्लास देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर की नील जल क्या है, दूसरा जो है दूसरा पद, नील जल में या किसी की गौर की, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो इसको हमको समझना है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। चलिए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से अवतरित है। यहाँ भी हमको वही लिखना है। यहाँ कवि प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी चित्रण कर रहा है। प्रातःकाल आकाश में जादू होता सा प्रतीत होता है जो पूर्ण सूर्योदय के पश्चात टूट जाता है। कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में पल पल होते परिवर्तन का
सजीव अंग करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे जो है मानो जो है कि कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में पल पल होने वाले परिवर्तन का सजीव अंगन कर रहा है। ठीक है, जो पल पल हो रहा है उसमें परिवर्तन, उन सभी का बारे में बता रहा है, उसका अंगन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में, क्या है, मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती अर्थात जो लड़की हो, नवयुवती अर्थात कन्या, गोरी कन्या का शरीर झिलमिला रहा हो। नीला आकाश नीले जल के समान है, क्या है, नीला जो आकाश है वह नीले जल के समान है और उसके सफेद चमकता सूरज सुंदरी की गोर दे प्रतीत होता है। हल्की हवा के प्रवाह के कारण यह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। हल्की हवा जो है उसके कारण है यह प्रतिबिंब जो है हिलता सा प्रतीत होता है। इसके बाद उषा का जादू टूटता सा लगने लगता है। उषा का जादू यह है कि वह अनेक समस्यापूर्ण एवं विचित्र परिस्थिति उत्पन्न करता है। कभी पुतली, कभी पुटी स्लेट, कभी गीला चौका, कभी शंख के समान आकाश, तो कभी नीले जल में झिलमिलाती देह। ये सभी देश से जादू के समान प्रतीत होता है। सूर्योदय होते ही आकाश स्पष्ट हो जाता है और उषा का जादू समाप्त हो जाता है। सूर्योदय होते ही जो है आकाश जो है वह स्पष्ट हो जाता है, पूरा एकदम साफ साफ दिखने लगता है, गीला प्रतीत नहीं होता है और जो है उषा का समय जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कवि ने उषाकालीन वातावरण में हमारी आंखों के सम्मुख साकार कर दिया है। इसमें बीम योजना हुई है। इसमें उत्प्रेषा एवं मानकीकरण का प्रयोग हुआ है, भाषा चित्रण है। ठीक है, यहाँ तक और आपकी क्लास